जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो आपके काम आता रहे। इसी श्रृंखला में आज हम लोग हिंदी शिक्षण के साथ साथ हिंदी व्याकरण का एक पार्ट उठा रहे हैं जिसका नाम है गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश पद्यांश को कैसे सॉल्व करना है उसकी आज पूरी व्यवस्थाओं के साथ, मतलब पूरी व्याख्या के साथ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये गद्यांश मैंने प्रीवियस ईयर के पेपरों से उठाया है, उस गद्यांश को मैं पढ़कर बता रहा हूँ और उसके कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। साथ ही पद्यांश को भी आपको बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो गद्यांश और पद्यांश है उसमें कई बार क्या होता है, सीधे सीधे आंसर नहीं मिल पाते हैं। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा, या फिर उसकी व्याख्या को समझते हुए आपको उत्तर की तरफ जाना होता है। तो ये गद्यांश मैं पढ़कर सुना दे रहा हूँ और इसमें मैंने कुछ कुछ जगह पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस तरह से कलर से रंगीन इसको कर दिया है। इसका मतलब ये है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर छिपे हुए हैं, तो मैंने उनको पहले से हाईलाइट कर दिया कि आप लोगों को समस्या ना हो। जब आप लोग प्रश्नों को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था। जब आप लोग भी प्रैक्टिस लगाए तो इस तरह की बातों को विशेष ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ गद्यांश जो होते हैं वो रिपीट हो सकते हैं। गद्यांश पद्यांश दोनों की बात कर रहा हूं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। कई बार क्या पूछेगा कि जो धीरे धीरे शब्द लिखा है इसमें कौन सा शब्द युग्म है, तो भैया ये एक शब्द युग्म का उदाहरण है ये। और कोई एक आध शब्द दे देगा और जिसमें नहीं रहेगा तो वो बोलेगा इसमें शब्द युग्म नहीं है। तो धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, ठीक है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन उपभोक्तावाद। याद रखिए, उपभोक्तावाद पर चर्चा करने की बात कर रहा है। का दर्शन उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, मतलब उत्पादन की बात कर रहे हैं। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए, मतलब आप उपभोग कर सकते हैं, आप उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है अब के समय में। उपभोग, भोग ही सुख है, मतलब जो हम उपभोग करते हैं, कंज्यूमर जो उपयोग करता है वही भोग है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, और वो है उत्पादन या उत्पाद तो आपके लिए है, परंतु आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। मतलब उत्पादन और उपभोक्ता और उपभोग दोनों चीजें बदल रही है, पर हमारा चरित्र भी बदल रहा है, ऐसा कहने का आशय है। अगली लाइन है चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। मतलब जो हमारी अभी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिन चीजों का यूज कर रहे हैं, हम उनके आदी होते जा रहे हैं, ऐसा कहने का आशय है। विलासिता की सामग्री से बाजार भरा पड़ा है, यहां से एक क्वेश्चन बनने का चांसेस है। जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश करता है। आज के समय में आप लोग देख लीजिए, नए नए ऑफर, नई नई चीजें, नए नए आप लोगों को प्रलोभन दिए जा सकते हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, जैसे टूथपेस्ट। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। यह मसूड़ों को मजबूत करता है और पूर्ण सुरक्षा देता है। इस तरह के विज्ञापन आप लोगों ने सुने होंगे, या इस प्रकार की चीजें चलती हैं, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। मैजिक, अच्छा विज्ञापन चलते हैं, यहां पर है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है। सब में वही चीजें हैं, बस चीजें बेचने के तरीके अलग हैं। कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों से बना है, जो चाहे चुन लीजिए। मार्केट में बहुत सारे, इनमें से जो चाहे आप चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अब ब्रश देखो, अब पेस्ट ले लिया, अब पेस्ट अच्छा लिया है तो ब्रश भी आपको अच्छा चाहिए, तो ब्रश का भी प्रचार अलग अलग तरीके से करते हैं। जो कि आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक है। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी है। अब देखो, पहले तो पेस्ट का प्रचार हुआ, फिर पेस्ट के लिए ब्रश हुआ, ब्रश के बाद में अब माउथ फ्रेशनेस चाहिए। तो सब एक दूसरे से ब्रांडिंग चीजें हो रही है, सबकी एक दूसरे से प्रचार हो रहा है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ऐसा कहने का आशय है। माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतना ही चीजों का बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड ही खरीदना पसंद करते हैं। क्योंकि हम लोग
सस्ती चीजें खरीदते नहीं हैं, हम ब्रांड के पीछे भागते हैं। इसीलिए सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। मतलब जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं उनमें हर दिन कुछ ना कुछ नया आता रहता है, हर महीने, हर माह, हर सप्ताह। साबुन ही ले लीजिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना सोखता है या रोकता है, तीसरा जम से आपकी रक्षा करता है। अब क्या तीनों अलग अलग लगाएं? यह लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य। उनका मनपसंद साबुन सच्चाई का अर्थ समझाना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। मतलब हर तरह का अलग अलग साबुन है। शुद्ध गंगाजल से बनी साबुन, चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगा। कितनी सारी संभ्रांतियां फैला देते हैं। संभ्रांत महिला ही ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। मतलब जब हम लोग ड्रेसिंग टेबल की बात करते हैं और ये जो लोग यूज करते हैं उनको बोला गया संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार तक की सौंदर्य सामग्रियां होना तो आम बात है, मामूली बात है। चलिए अब इनसे प्रश्न क्या है उन पर चर्चा करते हैं। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न देखिए, इस बदलाव में आपका क्या बदल रहा है और आप किसको समर्पित होते जा रहे हैं? तो देखिए मैंने ये कहा था चरित्र बदल रहा है और उत्पाद की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। समझ गए? वहां अंडरलाइन भी किया था मैंने, आपको बताया भी होगा कि उत्पाद और चरित्र पकड़ रहा था। तो इस बदलाव में आपका क्या बदल रहा है? तो चरित्र बदल रहा है। और आप किसको समर्पित होते जा रहे हैं? तो उत्पाद की चीजों को समर्पित होते जा रहे हैं। पहले का उत्तर आपको मिल गया होगा ए। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि किस वर्ग की महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर कितने कीमती चीजें होती है? तो संभ्रांत और 30 हजार। तो देखो इसने दो प्रश्न छिपाकर यहां पर पूछा है, महिला वर्ग और ड्रेसिंग टेबल पर कितनी। तो 30 हजार और संभ्रांत, शायद ये आपको याद होगा अंतिम पंक्ति में ये बातें लिखी हुई हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसमें ऋषि मुनि द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पतियों के मिश्रण का दावा किया जाता है? माउथ वॉश में, टूथपेस्ट में, सौंदर्य प्रसाधन में, बॉडी लोशन में या टूथपेस्ट में? तो इसका सही आंसर है बी नंबर पर टूथपेस्ट में। आप इस लाइन को भी पढ़ सकते, पहला पैराग्राफ में लिखा हुआ है। चलिए इसका आंसर भी यहां पर आपको देखकर, किसकी भीड़ चमत्कृत कर देने वाली है? दुकानदारों की, उपभोक्ताओं की, सौंदर्य प्रसाधनों की या विज्ञापनों की? तो भैया सौंदर्य प्रसाधनों की जो भीड़ है वो तो बिल्कुल चमत्कृत कर देने वाली है, ऐसा कहने का आशय है। देखिए इसका आंसर क्या लिखा है, सौंदर्य प्रसाधन। आप लोग समझ रहे होंगे, मैंने आंसर भी इस बार यही दे दिए हैं और जब भी कभी पीडीएफ देने की बात होगी तो पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग क्या उपलब्ध है? सौंदर्य प्रसाधन, इनमें से कोई नहीं, तेल या साबुन। तो भैया आपको याद है ब्रश की बात कही थी मैंने, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, बी इसका सही आंसर है। ब्रश होना चाहिए तो हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कुछ खरीदते समय आप किन चीजों पर ध्यान देते हैं? तो हम देते हैं बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड याद रखिए, ब्रांड पर ध्यान देते हैं। तो इसका आंसर सही है बी। अच्छा ये जो है मैं किसी की विचारधारा को सोचकर नहीं लगा रहा हूं, वो जो गद्यांश में लिखा है उसकी बात कर रहा हूं। अगला प्रश्न जो है, कौन सा उत्पाद आपको दिन भर तरोताजा रखने का दावा करता है? शैम्पू, तेल, साबुन, पेस्ट। तो भैया इसका आंसर है साबुन। अलग अलग तरीके के आते हैं ना, कोई डैंड्रफ से बचाता है तो कोई हो सकता है भाई उससे बचाए, शरीर की दुर्गंध से, कोई कीटाणु से, अलग अलग है, कोई त्वचा को नरम रखे। तो ये साबुन की बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बाजार किन चीजों से भरा पड़ा है? तो बाजार जहां तक मुझे याद है पहली लाइन में लिखा हुआ है विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो 8 का सही आंसर है विलासिता की सामग्री।
लोगों से, खाद्य सामग्री से, सुख से और विलासिता की सामग्री से। तो सही आंसर बिल्कुल सही है, विलासिता की सामग्री से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्पादों की भीड़ में क्या समस्या आती है? तो भैया उत्पादों को की जो भीड़ होती है उसमें हमें क्या समस्या नजर आती है? देखने में, गुणवत्ता में, विज्ञापन में, सही उत्पाद चुनने में। तो भैया उत्पादों की भीड़ में हमें जो समस्या आती है वो होती है सही उत्पादों को चुनना। अब इतने सारे हैं, इनमें से सही कौन सा है? क्योंकि सब तो सही होने का दावा करते हैं, इसीलिए। बबूल और नीम के गुणों से भरपूर उत्पाद क्या है? सौंदर्य प्रसाधन, तेल, साबुन, इनमें से कोई नहीं। तो भैया वो तो पेस्ट है। पेस्ट है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सिने स्टार। सिने स्टार मतलब जो टीवी पर विज्ञापन वगैरह लेकर आते हैं उनकी बात कर रहे हैं। सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य किस उत्पाद के प्रयोग से पता चलता है? किसी खास ब्रांड का साबुन, महंगे सौंदर्य प्रसाधन, महंगे उत्पाद और खुशबूदार तेल। तो इसका सही उत्तर जो है किसी खास ब्रांड के साबुन से, क्योंकि वो अलग अलग साबुन का प्रयोग करके अपने सौंदर्य को बताते हैं, दर्शाते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, एक एड आता था, सौंदर्य साबुन निरमा, है ना? निरमा का भी एड सुना होगा, है ना? दूध सी सफेदी निरमा से आई, रंगीनी कपड़ा भी खिल खिल जाए। समझ रहे हो साहब? वो कपड़ों के लिए था। ऐसे ही सौंदर्य के लिए भी आप लोगों ने सुना होगा। बहुत सारे अदाकार हैं जो उनके एक्ट्रेस साबुन का प्रचार करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे हो रहे बदलाव के कारण किस दर्शन का वर्चस्व स्थापित हो रहा है? तो भैया इसका सही आंसर है उपभोक्तावाद। किसका हो रहा है? उपभोक्ता। ये पहली लाइन का उत्तर है। पहली लाइन में लिखा है उपभोक्तावाद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पर अगले प्रश्न से पहले मुझे ऐसा लगता है कि अब गद्यांश की बात हो चुकी है, अब पद्यांश की बात करते हैं। पद्यांश जो ये आप लोग पढ़ रहे हो, ये पद्यांश जो है ये कक्षा 10वीं की किताब से है। इसका मतलब आपको कक्षा 10वीं की और कक्षा 9 की जो हिंदी की किताबें हैं उनसे गद्यांश पद्यांश अच्छे से पढ़ के रख लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा है कि सिलेबस जो है वो प्राथमिक स्तर का जरूर है, परंतु उसका स्तर जो हो जाएगा वो 12th लेवल तक का हो सकता है, कठिनाई जो स्तर है वो। तो गद्यांश हो चुका है, पद्यांश देखते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, अभी इतनी भोली सरल थी। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। उसे सुख का आभास होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तूकों और लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे में मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। कितनी अच्छी और प्रभावशाली पंक्तियां हैं। एक बार और पढ़कर सुना देता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, मतलब ये माता की बात कर लड़की को दान में देते वक्त, मतलब लड़की को सीख दे रही है माता जी। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। कि उसे सुख का आभास होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तूकों और लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे में मत रिझाना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसे मत दिखाई देना।
बहुत ही शानदार पंक्ति है। इसका भावार्थ मैंने नीचे निकाल कर आपके लिए रखा है, नीचे लिख कर रखा है कि आप लोग उसको समझो और फिर उसका उत्तर निकालेंगे ना तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। भावार्थ समझने वाली बात होती है। तो ये पंक्तियां जो है कवि ऋतुराज जी की हैं और कन्यादान इनकी जो रचना है वहां से ली गई है। कक्षा 10वीं, मैंने पहले कहा था कि कक्षा 10वीं का पाठ है। आइए मैंने इनकी कुछ कुछ पंक्तियों को तोड़ तोड़ कर लिखने का प्रयास किया है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी। तो देखिए इसकी व्याख्या क्या है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने कन्यादान करते वक्त एक माता के दुख का बड़े ही मनमोहक तरीके से वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि उस माँ के दुख की सत्यता पर कोई संदेह नहीं कर सकता कि उसे अपनी बेटी के कन्यादान के समय कितना अधिक दुख हुआ होगा। उसके दुख को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी वह बेटी ही उसके जीवन भर की कमाई गई दौलत हो और उस दौलत को वह आज दान में या दान कर रही हो। कहने का तात्पर्य है कि एक माँ को उसकी बेटी की विदाई के समय कितना दुख होता है। तो यहाँ विदाई शब्द को अंडरलाइन कर लेते हैं। यह केवल उस माँ का मन ही जानता है, उस दुख की कल्पना मात्र भी कोई नहीं कर सकता। कितनी मार्मिक पंक्तियां हैं। आइए इस पंक्ति में दूसरा काव्यांश जो है वो यहाँ लिखा है, काव्यांश नंबर 2, उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर उनके प्रश्न देखेंगे। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ये छंद में चलता है, तुक वगैरह जो होता है ना, तुक लय तुकांत ये सब वहां चलता है ना, गति यति, ठीक है, उसी की बात कर रहा है वो। तो उपरोक्त पंक्तियों में कवि ऋतुराज कहते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं, सयानी नहीं कहने का तात्पर्य यह है कि हालांकि वह लड़की जिसकी शादी हो रही है वह बड़ी हो गई है, लेकिन उसमें दुनियादारी की समझ नहीं, समझने की बुद्धि और अनुभव की कमी थी। वह इतनी भोली भाली और छल कपट से दूर थी कि खुशियां मनाने तो उसे आता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दुख का सामना कैसे किया जाता है। अर्थात उसे अभी तक यह नहीं पता था कि अगर जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो किस तरह निडर और आत्मविश्वास से भरपूर रहना है। उसके लिए बाहरी दुनिया किसी धुंधली तस्वीर की तरह थी, फिर किसी गीत के किसी अंश की तरह थी जिसमें वह अभी केवल समझने का प्रयास कर रही थी। अर्थात वह अभी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना सीख रही थी, उसमें वह निपुणता नहीं थी। मतलब गीत को पढ़ना सीख रही थी, मतलब उसमें लय तुक तुकांत, कहाँ विराम लेना है, कहाँ ठहरना है, कितनी यति गति के साथ गाना है, उसे अभी नहीं पता था। सिर्फ वह तो अभी गीत सुन रही थी, समझ रही थी, ऐसा कहने का आशय, गीत के माध्यम से समझा। तीसरा काव्यांश क्या कहता है कि माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझाना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। कविता की इन आखिरी पंक्तियों में कवि वर्णन करते हैं कि माँ अपनी बेटी को कई नसीहत देती हैं, कई सीख देती हैं, समझ देती हैं। माँ कहती हैं कि कभी अपनी सुंदरता पर इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहरी सुंदरता तो अस्थायी है, असली सुंदरता तो मन की होती है। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग का प्रयोग सिर्फ खाना बनाने और रोटियां सेकने के लिए करना, बाकी चीजों के लिए नहीं करना। लेकिन अगर आग का प्रयोग जलने या जलाने के लिए करते हुए देखो तो तुरंत अपना विरोध करना। देखो कितनी अच्छी सीख दी जा रही है, मतलब एक समाज को इंकित करते हुए बात कर रही है कवि ने। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष करना चाहते हैं जो दहेज के लालच में आकर अपनी बहुओं को आग के हवाले करने से भी हिचकिचाते नहीं। वस्त्र और आभूषण महिलाओं को बहुत आकर्षित करते हैं, लेकिन माँ वस्त्र और आभूषण को सौंदर्य बढ़ाने वाली वस्तु न मानकर उनको महिलाओं के लिए एक बंधन मानती है। इसलिए वह अपनी बेटी से कहती है कि वस्त्र और आभूषण के लालच में कभी मत पड़ना, क्योंकि ये सब महिलाओं के लिए किसी बंधन से कम नहीं है। उपरोक्त पंक्तियों में माँ अपनी
बेटी को अबला व कमजोर नारी की जगह एक सशक्त और मजबूत इंसान बनाने को कहती हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, ताकि वह अपनी सुरक्षा व अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर हर विपरीत परिस्थिति का पूरी तरह दृढ़ता के साथ सामना कर सके, क्योंकि लोग महिलाओं को कमजोर समझकर उनका शोषण और अत्याचार करते हैं। ये कवि के कहने का आशय था। आइए इनके प्रश्न पकड़ते हैं कि प्रश्न क्या थे और उन प्रश्नों को पकड़कर आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बेटियां ब्याह के बाद क्या हो जाती है? तो भैया पराई हो जाती है। ये व्याख्या में आप लोगों ने समझा, ठीक है। सही आंसर है पराई हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है कि जाते जाते माँ अपनी बेटी को कई क्या दे रही हैं? कई मतलब बहुत सारी क्या सीख दे रही है? तो भैया कपड़े, सामान, गहने नहीं, उन्हें नसीहत या सीख दे रही थी। सीख दे रही हैं, नसीहत दे रही हैं, उर्दू का शब्द है। अगला प्रश्न देखिए। उसे दुख बांचना नहीं आता था, तब वह किसकी पाठिका थी? उपरोक्त सभी देखते हैं क्या क्या। केवल कुछ तुकों की, केवल कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, केवल धुंधले प्रकाश की। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उपरोक्त शब्द होगी, क्योंकि कुछ ही चीजें जानती थी वो, लयबद्ध पंक्तियां जानती थी, धुंधले प्रकाश की थी। तो आंसर मेरे हिसाब से तो सभी होना चाहिए, पर देखते हैं। उपरोक्त सभी सही है, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का भी। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि लड़की की माँ के अनुसार आग रोटियां सेकने के लिए, लेकिन किस काम के लिए नहीं है? तो जलने के लिए नहीं है, जलाने के लिए नहीं है। जलने के लिए, जलाने के लिए, विनाश के लिए या विकास के लिए? तो भैया जलाने और जलने के लिए नहीं है। तो अब यहाँ दोनों बातें लिखी हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है जलने के लिए सही माना है, जलाने के लिए नहीं, ठीक है। बी आंसर माना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है लड़कियों पर हमेशा किस चीज का खतरा हमेशा बना रहता है? मानसिक उत्पीड़न का, दहेज उत्पीड़न का, आर्थिक उत्पीड़न का, यौन अत्याचार का? तो दहेज उत्पीड़न तो है ही है, पर उससे ज्यादा यौन अत्याचार का भी हमेशा खतरा बना रहता है, ऐसा कहने का आशय है कवि का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी, इस वाक्य का या इसका क्या आशय है? तो बौद्धिक क्षमता, अक्षमता, शारीरिक विकास ना होना, शारीरिक अक्षमता, अभी दुनिया की समझ ना होना। तो देखो, लड़की सयानी नहीं का मतलब होता है कि अभी उसे दुनिया की समझ, मतलब दुनियादारी की समझ नहीं थी। अगला प्रश्न देखिए, वस्त्र और आभूषण स्त्री के लिए किस तरह के हैं? तो मानसिक गुलामी की तरह, शारीरिक बोझ की तरह, मानसिक रोग की तरह और शाब्दिक भ्रमों की तरह है। तो भैया ये शाब्दिक भ्रमों की तरह है। अगर गद्यांश का व्याख्या आप लोगों ने बहुत अच्छे समझी होगी तो आंसर लगा सकते हैं। आपको वहां पर भी ऐसे ही करना पड़ेगा, सीधे सीधे आंसर नहीं रहेंगे, पद्यांश के खास करके वहां व्याख्या ढूंढना पड़ता है। वह इतनी भोली थी कि खुशियां मनाना तो उसे आता था, लेकिन किसका सामना करना अभी नहीं आता था। दुख का सामना करना उसे अभी नहीं आता था। अगला प्रश्न देखिए, माँ ने क्या करते हुए अपने चेहरे पर ना रीझने की नसीहत दी? तो पानी में झांक कर, है ना, मतलब अपने चेहरे पर रीझने की, मतलब वो कहते हैं ना कि चेहरे पर ज्यादा, है ना, वो गाना सुना है ना, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, तू समा है मैं हूँ परवाना, मुझसे पहले तू ढल जाएगा। तो ये जो चीज है, यहाँ पर थोड़ा सा ये गाना मुझे गुनगुनाने का मन किया इसलिए गा दिया। चलिए, सही आंसर है डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माँ ने किन चीजों को स्त्री जीवन का बंधन माना है या कहा है? तो माँ ने वस्त्र और आभूषण को स्त्री जीवन का बंधन माना है। यह आप लोगों ने बहुत अच्छे, जब भावार्थ समझे ना तब समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसे मत दिखाई देना? बड़ी ही मार्मिक बात है। वह केवल लड़कपन छोड़े, केवल लोगों की बुरी नजर से बचे। माँ चाहती है कि वह केवल जिम्मेदार औरत बने, और उपरोक्त सभी। तो भैया मेरे हिसाब से तो यहाँ आंसर सभी होना चाहिए। वह केवल लड़कपन छोड़े, बाकी चीजें ना छोड़े। वह केवल लोगों की बुरी नजर से बचना है, ये भी बात सही है, ये भी सही है। माँ चाहती है कि वह केवल जिम्मेदार औरत बने, ये भी सही है, मतलब उपरोक्त सभी सही है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, इस कविता में अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? तो अंतिम पूंजी जो है बेटा, वो माँ ने अपनी बेटी को ही माना है, पूरी जीवन भर की अंतिम पूंजी कहा है उसने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ब्याह के बाद बेटी अपने माँ बाप के लिए क्या बन जाती है? एक मेहमान, एक हिस्सेदार, एक रिश्तेदार और कुछ नहीं। भैया एक मेहमान बन जाती हैं, है ना। मैं कल दो पल का राही हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है। कुछ ऐसे भी गाने आप लोग अगर सुनेंगे ना, पुराने गाने, तो बड़े कमाल के हैं, उसमें बहुत मर्म छिपा होता था। इस कविता में उस दृश्य का वर्णन है जब कौन अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा होता है। तो भैया आपको मालूम है, इसमें एक जो दृश्य है वो माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है, उसके दृश्य को मार्मिक रूप से समझाया गया है कवि के द्वारा। अगला प्रश्न है, इस कविता में किस दृश्य का वर्णन हुआ है? कन्यादान का वर्णन हुआ है, क्योंकि ये रचना जो है वो कन्यादान पर ही आधारित है। अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं, हालांकि प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बड़ा पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें भाई, है ना, क्योंकि मेरी मेहनत भी रंग लानी चाहिए, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अगले वीडियो के साथ फिर जुड़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। आई होप आप लोगों का पेपर बड़ा अच्छा जाए, ऐसी मेरी इच्छा है।